हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, हम आरटी एक्ट 2009 को कवर कर चुके हैं एवं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आरटी एक्ट 2011 को कवर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें या कम्प्लीटली देखें, ठीक है। बट लेकिन मैं आपसे ये जरूर वादा करूंगा कि आप यदि मेरी वीडियो को जितने भी मिनट देखोगे, जितने भी आप सेकंड देखोगे, आपको ये वीडियो बिल्कुल ही आपको प्रॉफिटेबल होगी। इस वीडियो के अंदर आपको ऐसा भी बिल्कुल एक मिनट भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा एक मिनट देखना, वीडियो को देखने से मेरी एक मिनट खराब हो गई, ठीक है। ये मैं आपको बता दूँ। तो इन्हीं सब बातों के द्वारा मैं आपको ये बता दूँ, इन सबको मैंने एक इस तरीके से सेट किया है कि यदि आप एक बार प्रॉपर्ली इसको देख पाते हो तो मैं इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना दूंगा आपके लिए कि यहाँ से आपका क्वेश्चन मैं आपको गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम चर्चा करते हैं आरटी एक्ट 2011। तो देखिए भाई, ये आपको पता होगा कि आरटी एक्ट 2011 है वो कैसे आया है कि देखिए, एक जो आरटी एक्ट 2009 है और उसकी जो धारा नंबर 38 है, धारा नंबर ये 38 ये कहती है कि कोई भी राज्य अपने अनुसार अपने राज्य के लिए कोई नियमावली बना सकता है, अपने राज्य के लिए शिक्षा से रिलेटेड नियमावली बना सकता है, उसका अलग से वो नाम दे सकता है, अलग से नियम दे सकता है। तो राजस्थान वालों ने जो अपने लिए बनाई वो है राजस्थान निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, या इसको बोले नियमावली या नियम 2011, इस तरीके से ये आपके लिए बनाई है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि ये मतलब कब से लागू हुआ, कैसे ये इम्प्लीमेंट हुआ और राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ, इस बात को देख लेते हैं। देखिए, अधिसूचना के बारे में बात करें कि सबसे पहले इसके बारे में जो नोटिफिकेशन या अधिसूचना है वो 29/3/2011 को लागू होता है। 29/3/2011 को अधिसूचना जारी हो जाती है कि हम अपने राज्य के अंतर्गत एक आरटी एक्ट को लागू करना चाहते हैं। इस प्रकार की अधिसूचना क्या है, जारी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट डे ही क्या हो जाता है, 29 के बाद 30 तारीख आती है, नेक्स्ट डे ही उसका क्या हो जाता है, राजपत्र के अंदर प्रकाशन हो जाता है। ये आपको पता होगा, यदि किसी जो भी गवर्नमेंट का कोई भी वो है, प्रोजेक्ट है या कोई भी अधिनियम है या कोई भी अधिसूचना है, जब तक वो राजपत्र में प्रकाशित नहीं होती तब तक वो ऑथेंटिक नहीं बन पाती, ये आपको पता होगा। तो राजपत्र में प्रकाशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, या इसको गजट में प्रकाशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1/4/2011, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना। 1/4/2011 से ये क्या हो गया, पूरे राजस्थान के अंतर्गत ये क्या हो गया, लागू हो गया, ठीक है। राजपत्र में प्रकाशन यहाँ हो गया और लागू होना कब से हुआ है, 1/4/2011 से। ये लिख लें, 1/4/2011 से क्या हो गया, लागू हो गया, ठीक है। और इसके अंदर अध्याय कितने हैं, 10 हैं, और धाराएं कितनी है इसके अंदर, 29 है, ठीक है। 10 धारा एवं 29 इसके अंदर क्या है, अध्याय है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हम बात करते हैं धाराओं को याद करने से रिलेटेड कि हम धाराओं को किस तरीके से याद करें, धाराओं को याद करने का हमारा तरीका क्या रहना चाहिए। तो देखिए, धाराओं के बारे में आपसे बात करूं, जैसे कि धारा नंबर 1 को हम कैसे याद करेंगे। धारा नंबर 1 कैसे है, धारा 1 में लिखा हुआ है शीर्षक, संक्षिप्त नाम और उसका क्या है, प्रारंभ लिखा हुआ है। जैसे सिंपल सी भाषा में आप समझें, एक स्टोरी के माध्यम से इस पूरे एक्ट को समझने की कोशिश करें। मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे कि कोई चीज़ है, उसकी पहली नंबर धारा में, तो उसका धारा या नियम, इसको ये बोल सकते हैं, धारा भी बोल सकते हैं, इसको नियम भी बोल सकते हैं। क्या भी बोल सकते हैं, नियम नंबर फर्स्ट। कि जब भी कोई नियम बनाया जाता है तो किसके ऊपर बनाया जाता है, उसका जब नियम बनाया जाता है तो कोई ना कोई शीर्षक होता है, कोई ना कोई क्या है, उसका संक्षिप्त नाम होता है, उसकी कोई ना कोई क्या होती है, प्रारंभिक चीज़ होती है, ठीक है। तो पहले में क्या लिखा मिलेगा, शीर्षक या संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम क्या है, संक्षिप्त नाम ये है भैया, मैं आपको बता दूं, राजस्थान निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011, ये इसका क्या है, संक्षिप्त नाम है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है, तो संक्षिप्त नाम इसका ये है, ठीक है। धारा नंबर 2 क्या कहती है, धारा नंबर 2 कैसे याद करेंगे, धारा नंबर 2 से 2 मतलब परिभाषा 2, क्या करिए, परिभाषा 2, ऐसे याद करेंगे। धारा नंबर 2 मतलब परिभाषा 2, किस बात की परिभाषा है, इसके अंदर देखिए जो भी अधिकारी है, जैसे सीबीईओ, आपको पता होगा सीबीईओ प्रिंसिपल ब्लॉक लेवल का अधिकारी होता है, प्रिंसिपल पंचायत लेवल का अधिकारी होता है, डीईओ है जो आपके जिला लेवल का अधिकारी होता है, ठीक है, निदेशक है ना, डीडी है ना, जो भी इससे रिलेटेड जो भी वो है, शिक्षा से रिलेटेड जितने भी अधिकारी एवं कर्मचारी हैं, उनके बारे में जो भी टेक्निकल वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी सबकी परिभाषा यहाँ पर धारा नंबर 2 के अंतर्गत दे रखी है, ठीक है। अब
अब मैं आपको बता दूं धारा नंबर 3, 4 और 5 को हम इकट्ठा याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? 3, 4, 5 के लिए हम एस एम सी ऐसे करके याद करेंगे। धारा नंबर 3, 4, 5 के लिए हम याद करेंगे एस एम और सी। एस एम सी से मतलब क्या है? देखिए भाई, धारा नंबर 3 क्या कहती है? ये कहती है कि एस एम सी की संरचना और उसके क्या होंगे, इसके अंदर कृत्य होंगे या उसके कार्य होंगे। एस एम सी क्या होगी, कैसे एस एम सी बनेगी, एस एम सी का चुनाव किससे होगा? जैसे एस एम सी का चुनाव साधारण सभा से होगा। साधारण सभा की मीटिंग कब होगी, कैसे होगी? तो इन सब के बारे में जो बातें कही गई हैं कि एसएमसी की संरचना, एसएमसी को कैसे बनाया जाएगा और एसएमसी के कार्य क्या होंगे, ऐसी बात इसमें कही है, धारा नंबर 3 के अंदर कह दी गई है। ठीक है। धारा नंबर 4, एसएमसी की कार्यकारिणी। अब जो क्या है मैं आपको बता दूं, एसएमसी में 2 प्रकार की सभा होती है, एक तो होती है साधारण सभा और एक होती है कार्यकारिणी सभा। कौन सी सभा होती है? कार्यकारिणी सभा। तो धारा नंबर 4 के अंतर्गत क्या है? कार्यकारिणी सभा की बात की गई है, एसएमसी की कार्यकारिणी सभा। और धारा नंबर 5 में क्या कहा गया है? एसएमसी द्वारा विद्यालय विकास योजना। अब जो एसएमसी बनेगी वो विद्यालय के डेवलपमेंट के लिए क्या बनाएगी? एक योजना बनाएगी और वो विद्यालय विकास योजना कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अब देखो यहां आपको तीनों को डिफरेंट याद करने की जरूरत नहीं है कि एसएमसी 3 में संरचना और कृत्य, एसएमसी 4 में कार्यकारिणी एवं समिति, एसएमसी 5 में विद्या, नहीं ऐसे बिल्कुल याद मत करें। आप इतना याद रखें कि धारा नंबर 3, 4 और 5 है वो किसके बारे में बात करती है? एसएमसी के बारे में बात करती हैं। और जब भी ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा तो 3 है, 4 है, 5 है, माना कि वो धारा नंबर 4 से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखना इतना होता कि वो 3 और 5 के ऑप्शन में नहीं देगा, वो 6, 7, 8 या 2, 1 ऐसे करके ऑप्शन में लेकर के आता है, जिससे विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन न बनाया जाए। ठीक है। तो धारा नंबर 3, 4, 5 में एसएमसी से याद करेंगे। परिभाषा नंबर 2, धारा नंबर 2 को याद करेंगे परिभाषा 2 से। धारा नंबर 1 को याद करेंगे किससे? धारा नंबर 1 को हम याद करेंगे किससे? कि शीर्षक है या इसका संक्षिप्त नाम है या उसका प्रारंभ है। एक से क्या हो रहा है? प्रारंभ हो रहा है। इस तरीके से इसको याद करेंगे। अब देखिए धारा नंबर 6 और 7 को आपको इकट्ठा याद करना है। कैसे याद करना है मैं आपको बता दूं। धारा नंबर 6 ये कहती है कि विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी है। कौन से स्टूडेंट्स के लिए? देखो कभी कभी क्या हो जाता है कि स्कूल के अंदर कुछ लेट एडमिशन आते हैं। लेट एडमिशन आते हैं कि नहीं आते? जब लेट एडमिशन आते हैं तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो अलग से व्यवस्था की जाती है तो वो क्या है? विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कहलाती है। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे? 6 SIX 6 है ना, 6 इसको करेंगे स्पेशल, SPECIAL, मतलब ये स्पेशल है, कुछ स्पेशल है। ठीक है। स्पेशल है प्रशिक्षण, स्पेशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। इस तरीके से हम इसको याद करेंगे कि S फॉर 6 होगा, 6 फॉर क्या होगा? स्पेशल है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, छक्का मारना, जैसे कि चौका तो हर कोई मार देता है, बट लेकिन छक्का मारने की जो प्रोसेस है वो एक देखा जाए तो एक छक्का मारने के बाद तो अलग ही फीलिंग आ जाती है, अरे यार ये तो इसने बहुत ही स्पेशल काम कर दिया, इससे तो क्या हो गया? मजा ही आ गया। तो 6 फॉर क्या करोगे आप? विशेष प्रशिक्षण। ठीक है। स्पेशल के बारे में क्या करेंगे? हम बात करेंगे। धारा नंबर 7 क्या कहती है? इसको देखें आप। धारा नंबर 7 भी इसी से रिलेटेड है कि विद्यालय स्थापित करने की क्षेत्र या सीमाएं, कि ये कहा गया है कि जो विद्यालय जो स्थापित होना चाहिए उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। मतलब जो बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनके लिए मिनिमम दूरी या मैक्सिमम दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम या मैक्सिमम दूरी के बारे में बात करें तो जो मैक्सिमम दूरी बोली गई है वो 1 से 2 किलोमीटर की बोली गई है कि 1 से 2 किलोमीटर होनी चाहिए। तो देखो इसको हम याद कर सकते हैं। धारा नंबर 7 का मतलब क्या हो गया? 7 1-2 किलोमीटर तक जाना। जैसे मैं कहूँ 7 1-2 किलोमीटर तक जाना। जैसे मैं एक बात कहूँ कि मेरे से कोई कहे कि यार हम थोड़ी दूरी तक चलो घूमने के लिए चलते हैं, तो कितनी दूर तक जा सकते हैं? 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। ठीक है ना। तो हम इसका मतलब ये हो गया कि 7 1 से 2 किलोमीटर तक जाना। ठीक है दोस्तों। अब एक बार और देख ले, धारा नंबर 1 क्या कहती है? धारा नंबर 1 क्या कहती है? धारा नंबर 1 शीर्षक या बोले संक्षिप्त नाम या प्रारंभ की बात करती है। धारा नंबर 2 मतलब परिभाषा 2। धारा नंबर 3 एसएमसी, 3, 4, 5 और एसएमसी। धारा नंबर 6 स्पेशल, स्पेशल क्या है? इसमें 6 है। धारा नंबर 7 क्या है? धारा नंबर 7 है आपका, मैं आपको बता दूं क्या है? विद्यालय स्थापित करने की क्षेत्रीय सीमाएं, मतलब 7 हम 1 से 2 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ठीक। धारा नंबर 8, धारा नंबर 8 कहती है राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व। राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व। अब धारा नंबर 8 को कैसे याद करेंगे? धारा नंबर 8 का मतलब हो गया ठाट, ऐसे करके याद करें ठाट।
राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व। जैसे मैं आपको बता दूं इसे कैसे याद करेंगे कि जैसे या तो आप गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाओ, मतलब या तो आप क्या बन जाओ, विधायक बन जाओ, या क्या बन जाओ, सांसद बन जाओ, या आप कोई स्थानीय प्राधिकारी बन जाओ। ठीक है, स्थानीय प्राधिकारी मतलब पंचायत लेवल के बन जाओ, या फिर नगर पालिका नगर निगम रिलेटेड करके कोई आप अधिकारी बन जाते हो। तो मैं आपसे कहूँगा कि जब आप कोई ऐसे अधिकारी बन जाते हो या आप गवर्नमेंट के अंदर विधायक या सांसद बन जाते हो, तो आपके क्या हो जाते हैं भैया, ठाट बाट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ठाट बाट हो जाते हैं। तो 8 से कैसे कनेक्ट करेंगे, ठाट बाट। तो राज्य सरकार मतलब ठाट बाट कब हो रहे हैं, या तो हम सरकार में आ जाएं या हम स्थानीय प्राधिकारी बन जाएं, तो हमारे क्या होंगे, ठाट बाट होंगे। इसको इस तरीके से याद आपको कर लेना है। धारा नंबर 9 क्या कहती है, धारा नंबर 9 कहती है कि बालकों के अभिलेखों को रखना। बालकों के अभिलेखों को क्या करना भैया, रखना। मतलब बालकों के जो भी दस्तावेज हों, जो भी अभिलेख हों, उनको आपको क्या करना है, रखना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभिलेखों में बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम, बच्चे की माता का नाम, ठीक है, इसका जनाधार, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्सों का क्या लिखा जाता है, एक अभिलेख बनाया जाता है। जो अभिलेख जो बनाया जाता है उसको हाउस होल्ड सर्वे बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड सर्वे। इस साल मेरे द्वारा हाउस होल्ड सर्वे विद्यालय में बनवाई गई है ना। तो विद्यालय में जैसे कि हमारे जो गांव है उसके अंदर 2 वार्ड हैं, तो 2 वार्ड में से एक वार्ड की मैंने उसकी हाउस होल्ड सर्वे की, एवं जो दूसरा वार्ड है उसकी हाउस होल्ड सर्वे किसी दूसरे टीचर ने की। ठीक है, तो बात ऐसी है कि बच्चों के अभिलेख को रखा जाना है। तो लाइन से देखो आपसे कैसे करेंगे, लाइन बाई लाइन, इसको ऐसे याद रखें, 9 की जगह इसकी याद रखें, लाइन बाई लाइन बच्चों के अभिलेखों को आपको रखना है लिख करके। वो क्या कहलाएगी आपकी वो आपकी हाउस होल्ड सर्वे कहलाएगी। ठीक है, आपसे पूछा जाता है हाउस होल्ड सर्वे के बारे में किसमें बताया गया है, तो धारा नंबर 9 हाउस होल्ड सर्वे के बारे में बोलती है। ठीक है, अब देखो धारा 10 एवं 11 को हम एक साथ याद करेंगे। 10 और 11 क्या चीज है। धारा 10 कह रही है 25% छात्रों का प्रवेश, कैसे, बिना फीस के, है ना। बिना फीस के जो 25% छात्रों का प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश होता है उसके बारे में बात की गई है कि प्राइवेट स्कूलों में कितने परसेंट छात्रों को, 25% छात्रों का। तो आप कैसे याद कराएंगे, धारा नंबर 10 ही इस बात को करती है कि 25% छात्रों का ही प्रवेश मिलेगा। तो कैसे ऐसे याद करें कि 10 से मतलब बस, 10 से मतलब बस, कि बस भाई 25% ही बहुत है, इससे ज़्यादा या तुमने बच्चे फ्री कर दिए ना तो हम हो जाएंगे बर्बाद, समझ रहे हो। इसीलिए 25% बच्चे ही क्या है, बहुत है। तो इसको ऐसे याद कर, 10 बस, कितना बस, कि बस भैया 25% करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। 25% से ज़्यादा करोगे तो भाई ये हमारे साथ क्या हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। तो धारा नंबर 10 बस। तो फिर 11 क्या कहती है, 11 साथ ही साथ क्या कह रही है कि राज्य सरकार द्वारा बालकों की फीस की क्या करना, प्रतिपूर्ति करना, बालकों की फीस की प्रतिपूर्ति। अब देखो अभी आपने कहा 10 और बस, मतलब आप 25% छात्रों को आप क्या दे रहे हो, अपने विद्यालय के अंदर प्रवेश दे रहे हो। तो साथ ही साथ उसमें यही बोला गया है कि जो 25% छात्रों को प्रवेश दिया गया ना बेटा, उनकी फीस की प्रतिपूर्ति कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो यहाँ तो आगे प्राइवेट स्कूल के बच्चे बिना फीस के, और इस यहाँ पर धारा नंबर 11 में क्या हो रहा है, फीस की प्रतिपूर्ति हो रही है कि धारा नंबर जो 11 में फीस की प्रतिपूर्ति कौन करेगी, गवर्नमेंट आपकी करेगी। ठीक है, धारा नंबर 12, धारा नंबर 12 क्या कहती है, धारा नंबर कहती है बालकों की आयु के सबूत या दस्तावेज देना या दस्तावेज प्रस्तुत करना। ये दस्तावेज वगैरह हम कहाँ से ले सकते हैं, तो देखो ऐसे जो दस्तावेज हैं वो आप कहाँ से ले सकते हो, आंगनवाड़ी से ले सकते हो, और या बच्चे का कौन सा प्रमाण पत्र लगा सकते हो, जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हो। जन्म नहीं लगा सकते या कोई भी आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो माता पिता जो घोषणा कर देवें, माता पिता जो भी घोषणा कर देते कि मेरे बच्चे का जन्म इस दिनांक को हुआ था, वो डॉक्यूमेंट्स विद्यालय के अंदर मान्य हो जाता है। मैं आपको इस बात को भी बता दूं। तो धारा नंबर 12 क्या कह रही है कि बालकों की आयु के सबूत या दस्तावेज देना। तो देखो इसको ऐसे याद करेंगे, 12 में अब देखो 12 में 12 मंथ से प्लस 12 मंथ से लेकर के क्या बन जाती है, एक ईयर बन जाती है। ठीक है, आपको पता होगा 12 महीने जुड़ेंगे, 12 महीने से क्या बन जाएगी, एक ईयर या साल। ठीक है ना, और साल से ही जो आयु की काउंटिंग चलती है वो किस में चलती है, साल में चलती है। 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, इसी में चलती है, या फिर महीनों में चलती है। 1 साल 2 महीने का, 4 साल 3 महीने का, इस तरीके से काउंटिंग चलती है। तो धारा नंबर 12 आयु के बारे में बात करेगी, इस बात को ध्यान रखना। धारा नंबर 12 को कैसे कनेक्ट करेंगे, जैसे ये 12 लिखेंगे, 12 का मतलब क्या हो गया भाई, 12 मंथ हो गया, 12 मंथ का मतलब हो गया 1 ईयर। ठीक है,
तो ईयर से रिलेटेड बात है या आयु से रिलेटेड जो बातें हैं वो किस में की जाएंगी, धारणा नंबर 12 में की जाएगी। ठीक है, ये याद हो जाएगा। धारणा नंबर 13 क्या कहती है, धारणा नंबर 13 कहती है प्रवेश की विस्तारित अवधि 6 मंथ कितनी होनी चाहिए, प्रवेश की विस्तारित अवधि 6 मंथ होनी चाहिए। अब प्रवेश मतलब ये है कि अब तो कैसे याद करोगे, इसमें ये कहा गया है कि जैसे कोई बच्चा प्रवेश के लिए लेट हो जाए तो उसको कितना ज़्यादा लेट कर सकते हैं, तो +6 मंथ बोला है। जैसे कि जुलाई से प्रवेश स्टार्ट होता है तो आप दिसंबर तक क्या करा सकते हो, एडमिशन करवा सकते हो। +6 मंथ का इसमें टारगेट दे रखा है। तो कैसे याद करोगे, देखो धारणा नंबर 13, धारणा नंबर 13 देखो 13 को हम सब जो लोग हैं वो मैं समझता हूँ हमारी भारतीय संस्कृति में जो 13 अंक है उसको थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता, ठीक नहीं माना जाता ना। और ठीक नहीं माना जाता तो क्या क्या है, आगे के लिए वेट किया जाता है कि इस काम को 13 में नहीं, इस काम को 14 में कर लेंगे या इस काम को 15 में कर लेंगे, मतलब इस काम को आगे के लिए बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे, आगे के लिए बढ़ा देंगे। 13 में तो काम होगा ही नहीं क्योंकि 13 तो अशुभ दिन है। इस काम को वो आगे के लिए बढ़ाना, तो आगे के लिए हम कितना बढ़ाने की बात की गई हमारे आरटी एक्ट में, आरटी एक्ट में जो बढ़ाने की बात की वो 6 मंथ आगे बढ़ाने की बात कही है। कितने मंथ आगे बढ़ाने की बात की गई है, 6 मंथ बढ़ाने की बात की। तो धारणा नंबर 13 इस बात को कहती है। ठीक है, अब आगे देखिए धारणा नंबर 14 और धारणा नंबर 15 के बारे में बात करें कि धारणा नंबर 14 क्या कहती है, धारणा नंबर 15 क्या कहती है। धारणा नंबर 14 कहती है कि विद्यालय की मान्यता, क्या करना, विद्यालय की मान्यता। और धारणा नंबर कहती है विद्यालय की मान्यता वापस लेना, विद्यालय की मान्यता वापस लेना। तो इसके लिए मैं आपको ये ट्रिक बता दूं, क्या है, हाँ, कि विद्यालय की मान्यता, धारणा नंबर 14 कह रही है कि विद्यालय की जो मान्यता है हमें लेनी चाहिए और मान्यता के आधार पर ही हमको पढ़ाना है। बिना मान्यता के यदि आप काम करते हो तो क्या हो जाएगा भैया, आपका चालान होगा और आपसे मान्यता भी स्कूल की वापस ले ली जाएगी। तो इस बात को देखें मान्यता में कि धारा नंबर 14 मान्यता की बात करते हैं। 14 से आप कनेक्ट करें कि इस जो विद्यालय हैं, विद्यालय में कितने साल तक के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, तुमको पता होगा आरटी एक्ट में 14 साल तक के बच्चों की पढ़ाने की बात की गई है। 14 साल तक के बच्चे ही इस आरटी एक्ट में पढ़ेंगे। तो मान्यता, पढ़ाने की मान्यता बच्चों को है तो कितने साल तक की है, 14 साल तक की। ठीक है, 14 साल तक के बच्चों को इसमें पढ़ाने की मान्यता है। तो धारणा नंबर 14 को इस तरीके से याद कर लेंगे। धारणा नंबर 14 मान्यता के बारे में बात करती है और धारणा नंबर 15 ये कहती है यदि आपकी मान्यता प्रॉपर नहीं है तो मान्यता आपसे क्या है, वापस ले ली जाएगी। ठीक, धारणा नंबर 16, 17 और 18 को हम एक साथ याद करेंगे। धारणा नंबर 16, 17, 18 क्या कहती है, धारणा नंबर 16, 17, 18 जो भी हैं ये एक टीचर की योग्यता से रिलेटेड है कि टीचर की क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उसकी अर्हता है या योग्यता होनी चाहिए। अर्हता शब्द मिलेगा, अर्हता का मतलब होता है योग्यता, क्या होता है कि उस टीचर की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो धारणा नंबर 16 के बारे में ये बात आपसे कही गई है। तो 16 हुई, 17 हुई, 18 हुई, ये सारी की सारी किसके बारे में बात करती हैं, योग्यता के बारे में बात करती हैं। इसको आप प्रॉपरली कैसे करके याद रख लें, जैसे कि धारणा नंबर 17 करती है अर्हता में शिथिलीकरण, धारणा नंबर 7 से शिथिलीकरण, ऐसे याद करना। धारणा नंबर 17 क्या करती है, धारणा नंबर 17 शिथिलीकरण करती है। शिथिलीकरण कर रही है वो किसमें कर रही है, योग्यता के मामले में शिथिलीकरण कर रही है। और धारणा नंबर 18 भी किससे रिलेटेड है, न्यूनतम अर्हता या योग्यता से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना धारणा नंबर 16, 17, 18 वैसे भी देखें 18 में वोट मान्यता की, वोट की आपको मान्यता मिल जाती है। धारणा नंबर 17 आपसे जो क्या है कि इसमें शिथिलीकरण की बात करती है, मैं थोड़ा सा शिथिलीकरण चल जाएगा, ठीक है ना। और धारणा नंबर 16 न्यूनतम अर्हता या योग्यता की बात करती है। तो धारणा नंबर 16, 17, 18 इस तरीके से आपको याद करनी है। धारणा नंबर 19 है वेतन से रिलेटेड। वेतन का मतलब क्या है, देखो 19 उन माने क्या होता है, कमी। तो हम ये कह सकते हैं वेतन में कमी चल रही है भैया, वेतन को सही करें। ठीक है, जैसे कि वेतन में कमी क्या चल रही है, जैसे जो चीज़ सेंटर में लागू हो जाती है उसके कम से कम 5 से 6 महीने के बाद वो चीज़ राजस्थान के अंतर्गत लागू होती है। तो इस चीज़ को आप ऐसे याद रख लें कि धारणा नंबर 19 वेतन की बात कर रही है। वेतन मतलब कमी किसकी चल रही है, वेतन की चल रही है। ठीक है, अच्छा जब आपको वेतन मिल रहा है तो वेतन के जस्ट बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके कर्तव्य तो करने पड़ेंगे। भाई वेतन आपको किस लिए मिल रहा है, वेतन आपको काम करने के लिए मिल रहा है। तो वेतन के जस्ट बाद क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, तो इसे इंटरकनेक्टेड तरीके से याद करना है। जैसे एक में बताई थी कि 25% बच्चे क्या है, फ्री हैं। धारणा नंबर 10 में फ्री बताए थे, लेकिन धारणा नंबर 10 में जैसे ही मैंने बताया कि 25% फ्री है, तो धारणा नंबर 11 आपसे ये भी तो कहती थी कि मतलब आपको धारणा नंबर 2 क्या कहती थी, हाँ फ्री कर दी। तो धारणा नंबर फीस की प्रतिपूर्ति की बात करती थी। फीस की प्रतिपूर्ति कौन करेगा, फीस की प्रतिपूर्ति गवर्नमेंट करेगी। ऐसे यहाँ पे
19 में आपको वेतन मिलेगा, 20 में आपके कर्तव्य है। धारणा नंबर 21 क्या कहती है? 21 कहती है छात्रों शिक्षक के अनुपात के बारे में बात करती है। ये मोस्ट है, इसको याद रख लेना। इसको कैसे याद रखें आप? जैसे छात्र अनुपात आजकल जो बोला गया है वो 30:1 बोला गया है, 30:1 का छात्र अनुपात होना चाहिए। बट लेकिन आपको पता है छात्रों शिक्षकों के बारे में देखी जाए तो बहुत से गवर्नमेंट स्कूलों की तो इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पे बच्चे ये मानिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुने मिलेंगे और टीचर 1 गुना। जैसे कि माने कि 10 टीचर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 कितने आ रहे हैं, वहाँ पे बच्चे आ रहे हैं। इस तरीके से अनुपात हो गया, मतलब बच्चों का अनुपात घटता जा रहा है और इतना घटता जा रहा है कि स्टूडेंट्स और जो टीचर हैं उनका अनुपात ये मानिए 1-2 गुणों के बराबर है। तो धारणा नंबर 21 याद रखेंगे, छात्र और शिक्षक का अनुपात 2:1, इस तरीके से याद रख लेना है। ठीक है, इसे कहानी बना लेना, स्टोरी बना लेना, आप इसको इस तरीके से याद रखना है। धारणा नंबर 22 क्या कहती है? धारणा नंबर 22 देखिए 2 बातों कहती है। धारणा नंबर 22 में दो शब्द हैं तो 2 बातों कहेगी कि अधिकारियों के द्वारा पाठ्य पुस्तक और पाठ्यचर्या का क्या करना? निर्माण करना। पाठ्य पुस्तक और पाठ्यचर्या का निर्माण करना धारणा नंबर 22 कहती है। पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तकों के निर्माण करने की बात कौन करती है? धारणा नंबर 22 कहती है। देखो दोनों सेम से हैं, यहाँ पाठ्यचर्या है और ये मतलब यहाँ पाठ्य पुस्तक है और यहाँ क्या है? पाठ्यचर्या। दोनों सेम से हैं और ये दोनों अक्षर भी क्या हैं? सेम है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रख लेना है कि अधिकारियों के द्वारा पाठ्य पुस्तक पाठ्यचर्या का क्या करना? निर्माण करना। अब धारणा नंबर 23 क्या कहती है? धारणा नंबर 23 ये कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा प्रमाण पत्र जारी करना। जैसे कि बच्चा ने कक्षा 8वीं क्लास पास कर ली है तो उसका 1 माह के अंतर्गत आपको क्या करना चाहिए? उसका प्रमाण पत्र आपको क्या कर देना है? जारी कर देना है। क्या कर देना है? जारी कर देना है प्रमाण पत्र। तो धारणा नंबर 23 किसकी बात करती है? प्रमाण पत्र की। देखो कैसे याद करेंगे इन दोनों तीनों को, मैं आपको बता दूं। दोनों को ऐसे याद करें। धारणा नंबर 22 में तो पाठ्य पुस्तक और पाठ्यचर्या की बात है। अब जब पाठ्य पुस्तक और पाठ्यचर्या की बात है तो सीधी सी बात है, उसके बाद क्या ली जाएंगी? परीक्षाएं ली जाएंगी और परीक्षा ली जाएंगी तो परीक्षाओं के बाद बच्चे का क्या आएगा? प्रमाण पत्र आएगा। तो परीक्षा होने के 1 महीने के बाद बच्चे को प्रमाण पत्र देना आपके लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है। ये वाली बात इसमें बोली गई है। ठीक है, तो यहाँ पाठ्य पुस्तक और पाठ्यचर्या 22 में, 23 में जस्ट उसके बाद जब पाठ्य पुस्तक आ चुकी है, पाठ्यचर्या सिलेबस आ चुका है, पुस्तकें आ चुकी हैं तो क्या होगा? पेपर होगा, पेपर के बाद उसका प्रमाण पत्र भी आ जाएगा। तो धारणा नंबर 23 आपको ऐसे याद रखनी है। धारणा नंबर 24 क्या करेगी? धारणा नंबर 24 में है अध्यापकों के लिए शिकायत। इन दोनों को अलग से याद करेंगे। अध्यापकों के लिए शिकायत तंत्र है, मतलब अध्यापकों को यदि किसी प्रकार की शिकायत है तो वो अपनी शिकायतों को कर सकते हैं, शिकायतों को अपने अधिकारियों को बता सकते हैं, उनकी शिकायतों का क्या होगा? निवारण हो जाएगा। अच्छा, 24 में तो शिक्षकों की, अध्यापक की शिकायत निवारण तंत्र है और जब शिकायत निवारण तंत्र टीचर्स का आ चुका है तो किसका भी आएगा? धारणा नंबर 25 में किसका शिकायत तंत्र आएगा? धारणा नंबर 25 में आएगा छात्रों का शिकायत निवारण तंत्र। तो छात्रों के शिकायत निवारण तंत्र के बारे में किसमें बात की गई है? धारणा नंबर 25 के अंतर्गत बात की गई है, क्योंकि 24 के अंदर टीचरों की बात है तो 25 के अंदर किसकी बात हो गई है? छात्रों की बात हो गई है। अब धारणा नंबर 27 के बारे में देख लेते हैं। 26 के बारे में देख लें। 26 से 29 को एक साथ देखेंगे। 26 से 29 क्या है? ये कह रही है राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कृत्य। देखो ये जो अधिनियम है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो भाग नंबर 9 में आते हैं, ये बालकों के बाल अधिकार संरक्षण करके एक जो वो दे रखा है, भाग दे रखा है, भाग नंबर 9 उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो सारी बातें संरक्षण से रिलेटेड लिखी हुई हैं। 26 में क्या लिखी है? राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कृत्य, मतलब जो बालकों का संरक्षण आयोग है उसके क्या कार्य दे रखे हैं। ठीक है, ऐसा 26 में है। 27 में कह रहा है बालकों, मतलब राजस्थान बाल अधिकार आयोग संरक्षण की आयोग की परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति, कि परिवादों को इसके सामने किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है उसकी क्या दे रखी है? रीति दे रखी है, क्या दे रखी है? प्रोसेस दे रखी है कि आप कैसे इसको कर सकते हो। ठीक है, धारणा नंबर 28 क्या कहती है? धारणा नंबर 28 कहती है राज्य सलाहकार परिषद। राज्य सलाहकार परिषद कि मतलब राज्य को सलाह लेने के लिए एक ऐसी परिषद बना लेनी चाहिए जिससे राज्य उस परिषद से क्या ले सके? सलाह ले सके। जैसे राज्य की या स्टेट की कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो सलाहकार परिषद से पूछे कि हमें अब एजुकेशन सिस्टम में क्या करना चाहिए। समझे आप इस बात को? तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन चुका है, मैं आपको बता दूं, अभी क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में आ चुका था कि राज्य सलाहकार परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्य सलाहकार परिषद में सदस्यों की संख्या 1+14 होती है, मतलब एक अध्यक्ष होता है और बाद बाकी के कितने होते हैं? ये सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष और एक सदस्य,
ठीक है, धारा नंबर ये कहती है। और 29 कहती है शंकाओं का निवारण। धारा नंबर 29 शंकाओं के निवारण की बात करती है कि यदि आपको एनी कंफ्यूजन इन द ऑल नियम्स, जो भी सारे नियम बताए गए हैं, जो भी सारी धाराएं बताई गई हैं, इनमें आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो आप हमारे उच्च अधिकारी, उच्च जो भी तंत्र हमारा बैठा हुआ है, उच्च जो भी सचिव हमारे बैठे हुए हैं, उनसे इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम धारा नंबर 1 से लेकर के 29 तक में बहुत सी बातों को बिल्कुल इंटरकनेक्ट करके एक दूसरे तरीके से याद कर चुके हैं। इसीलिए आप प्रॉपर तरीके से यदि आप देखेंगे तो आप बिल्कुल ही आपको आरटीई एक्ट को याद कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।